इस वीडियो में हम लोग जिस पाठ को पढ़ेंगे इसका शीर्षक ही जरा आप देखें, जॉर्ज पंचम की नाक। नाक और इसके रचनाकार हैं कमलेश्वर। नाक प्रतिष्ठा का सूचक है। उस वक्त जब हमारा देश गुलाम था ब्रिटिश हुकूमत में, तो उस वक्त की एक घटना को आधार बनाकर लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली में जो सरकारी महकमे में या प्रशासनिक महकमे में जो खलबली मचती है किसी बड़े आदमी के आगमन पर, उसका एकदम सजीव चित्रण इस कहानी में है। एलिजाबेथ, हमारा देश गुलाम था, हम चले उस घटना की ओर। एलिजाबेथ द्वितीय का भारत में आने का निश्चय हुआ, आगमन का। और जब एक एलिजाबेथ जो इंग्लैंड की महारानी थी द्वितीय, हिंदुस्तान आने का निश्चय ही किया और अखबारों में जहां इसकी चर्चा हुई, तब तक एलिजाबेथ का दर्जी परेशान हो गया। अब दर्जी क्यों परेशान हो गया कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर पता नहीं महारानी कब क्या पहनेगी, कहीं उनकी इच्छा के विरुद्ध में तो नहीं हो जाए। और फोटोग्राफर की फौज तो तैयार ही रहेगी, वो तो सबका फोटो ले लेगी, फंसूंगा मैं। दूसरी जिस पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे वो है रानी का सूट। एक एक पॉइंट पर मैं चर्चा कर रहा हूं और इसको आप लोग एक एक लाइन को पूरी बारीकी से पढ़िएगा, पूरी की पूरी ये कहानी आपकी समझ में आ जाएगी। एक व्यंग्यात्मक रूप में है। हिंदुस्तानी अखबारों में लिखा आया कि रानी ने हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है। ये खबर अखबारों में आई, जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है और करीब 400 पाउंड का खर्चा उस सूट पर आया है। सोचिए, इतना ज्यादा खर्च, लंबा खर्च एक सूट पर आया है। अखबारों में अब इसकी चर्चा होने लगी, छपाई। हिंदुस्तान के अखबारों में रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री छपी, उनके नौकरों की संख्या, बावर्चियों की संख्या, खानसामों की संख्या और अंगरक्षकों की पूरी फौज जो थी उसकी भी जानकारी छपी। ऐसा होता है। अभी आपको अफ्रीका महादेश का मैंने अखबारों में पढ़ा था, एक देश है आपको स्वातिलैंड, वहां के महाराजा आए हुए थे। तो दिल्ली के पूरे 200 कमरों का होटल, मतलब 200 कमरे लगभग उनके लिए बुक थे। क्यों? उनके परिवार वाले जो शाही परिवार के हैं, नौकर चाकर, ये सब तमाम। तो जैसा कि होता है, शाही महल में रहने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें भी छपी। सोचिए, शाही महल के जो कुत्ते थे उनकी भी तस्वीर छपी। बड़े लोग हैं, छपेगी ही। इन्हीं खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी, तहलका मचा हुआ था। रानी 5000 का सूट पहनकर पालम हवाई अड्डे पर उतरेगी। पालम हवाई अड्डा दिल्ली में है। और फिर अभी जिस पॉइंट पर हम आ रहे हैं वो हो गया नई दिल्ली में तैयारी। एलिजाबेथ की आने की इस खुशी में पूरी दिल्ली में तैयारी पूरे जोर शोर पर थी। भाई एलिजाबेथ द्वितीय का आगमन है और एक तरीके से हम यूं कहें कि पूरी दिल्ली खुशी से झूम रही थी और कहने लगी, वे आए हमारे घर। शब्दों पर ध्यान देंगे, वे आए हमारे घर, खुदा की रहमत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। इस तरीके की नई दिल्ली की सभी सड़कें जवान हो गई, लगभग बुढ़ापे की धूल साफ हो गई और इमारतें जो थी वो नौजवानों की भांति, नौजुवतियों की भांति श्रृंगार से सराबोर थी। अब सबसे जो मुख्य समस्या थी, ये तो रानी के आगमन का एक आगमन की एक झलक है।
मुख्य जो बात है वो है नाक, नाक की प्रतिष्ठा की, जो हमारे इस पाठ का शीर्षक है। जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली इस में सारी तैयारी हो गई, परंतु इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की जो लाट की नाक, लाट मतलब जो मूर्ति थी, उसकी नाक अचानक गायब हो गई। जरा सोचिए, अब यहीं से व्यंग आपको शुरू होता है। उस लाट की मूर्ति की नाक ही गायब हो गई। यद्यपि हथियारबंद पहरेदार थे अपनी जगह पर तैनात, फिर भी नाक गायब हो गई। बड़ा विचित्र मामला है भाई। हथियारबंद पहरेदार है, लाट की निगरानी कर रहे हैं और जॉर्ज पंचम की नाक गायब हो गई। परेशानी बहुत बढ़ गई। देश की भलाई चाहने वालों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। सभी इस बात से सहमत थे कि जॉर्ज पंचम की नाक तो अवश्य लगानी चाहिए, क्योंकि जॉर्ज पंचम की नाक का सवाल है। लेकिन एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि तय समय सीमा के अंदर आप इस मूर्ति की जो गायब नाक है इसको ला करके लगा दीजिए, नहीं तो कहीं इलिजाबेथ आ जाएगी, महारानी आ जाएंगी, फिर मुश्किल हो जाएगी कि नाक ही गायब है, सारे के सारे लोग बर्खास्त हो जाएंगे। अब मूर्तिकार ने प्रयास करना शुरू किया। मूर्तिकार एवं तो कलाकार था, पर थोड़ा पैसे से लाचार था, पैसे की कमी थी, अच्छा कलाकार था। मूर्तिकार से जॉर्ज पंचम की नाक को लगाने के लिए कहा गया, तो मूर्तिकार ने कहा यह लाट कब और कहाँ बनी थी, पहले इसका बायोडाटा मुझे दे कि मूर्ति किसने बनाई थी और कब बनी थी, तो उसी हिसाब का ना पत्थर हम चुन करके लगाएंगे, ताकि नाक मालूम पड़ेगा कि नाक में कहीं कोई कसर नहीं है, नहीं तो फिर नाक की बात। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से मंगाया गया था मूर्ति के लिए, तो पुरातत्व विभाग की फाइलों को अब खोजा गया। अब देखिए सरकारी महकमे में कैसे एकदम भूचाल आ जा रहा है। अब जो पुरातत्व विभाग की फाइलें थी उनकी धूल साफ की गई, परंतु पता चला कि फाइलें सब कुछ हजम कर चुके, मतलब मूर्ति जो बनी उसकी फाइल ही गायब हो जाती है। देखिए सरकारी महकमे में कैसा होता है, अब फाइल ही गायब है। मूर्तिकार से कहा गया कि जो भी हो भाई, नाक तो तुमको बचानी है, फाइल ही गायब है, छोड़ो फाइल की बात छोड़ो, लेकिन नाक बचानी है। अब तुम कोई प्रयास करो कि नाक कम से कम रह जाए, नहीं तो फिर हम लोग गए सारे के सारे लोग। मुझे हालांकि पाठ से मैं से संबंधित विषय पर ही रख रहा हूं, तो लेकिन थोड़ा सा विषय अंतर हो रहा हूं। कुछ बंदूकधारी बैंक में पहुंचे और बैंक में पहुंचने के बाद लूटपाट किए। जब चलने लगे तो मैनेजर ने कहा कि भाई मेरा काम कर दो, इस फाइल को भी लेते जाओ। तो बोला फाइल मैं क्यों ले जाऊं, मैं डाकू हूं, मैं रकम लूटने के लिए आया था, रकम लूट लिया, फाइल से हमको क्या मतलब है, क्या लेना देना है। बोला कि भाई मेरे अच्छा है, मैं तुम्हें इसको तुम बस लेते जाओ। पूछा कि आखिर क्यों। अब तो हमसे बहुत बड़ा घोटाला हो गया है और समस्या है कि न रहेगी फाइल और न मैं फंसूंगा। अब वो फाइल उठा करके डाकू उस मैनेजर के मुंह पर मारता है, कहता है गजब धांधली है यार, यहाँ सब डाकुए बैठा है और हम लोग को मुंह छिपा करके लूटना पड़ता है। ऐसा कैसा सफेद पोस्ट बैठा है जो कि आराम से बैठे हुए लूट रहा है। ये जो भ्रष्टाचार व्याप्त है हमारे सरकारी महकमे में, देखिए कितना इस पर सुंदर व्यंग्य है। ये फाइल ही गायब थी। मूर्तिकार हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर गया। अब देखिए मूर्ति की नाक लगाने के लिए खोजा कैसे जा रहा है और पत्थर खोजने का प्रयास किया। उसने हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, लेकिन उस किस्म का कहीं पत्थर मिला ही नहीं। उसे लगा कि यह पत्थर विदेशी है, लेकिन उस मूर्तिकार ने हार नहीं मानी। उसने सभापति की सहमति से मूर्तियों से जॉर्ज पंचम की नाक का मिलान शुरू किया जो थे। तो दिल्ली से मुंबई पहुंचा, वहां दादा भाई नौरेजी, जरा देखेंगे व्यंग, दादा भाई नौरेजी, सारे देशभक्त का नाम आ रहा है, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, शिवाजी, सबकी नाकें टटोली, नापी, फिर गुजरात की तरफ भागा। वहां महात्मा गांधी, सरदार पटेल, विठल भाई पटेल और महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा। फिर बंगाल आया, जाकर रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि। फिर बिहार की ओर लौट से होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर भागा। वहां चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, इन सबों की लाटों के पास गया। घबराहट में बेचारा मद्रास भी पहुंच गया, दक्षिण भारत में छलांग लगा दिया, चलो भाई यहाँ नहीं मिल रहा है तो उधर मिल जाएगा। और वहां उसने सतमूर्ति को देखा। फिर
भागा पंजाब की ओर, लाला लाजपत आए और भगत सिंह की लाठों से उसका सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचकर उसने बयान किया कि पूरे हिंदुस्तान की मैं परिक्रमा कराया, सब मूर्तियां देखाया, सबकी नाकों का मैं नाप लिया, लेकिन जॉर्ज पंचम की इस नाक से बड़ी निकली। अब जरा देखिए कितना करारा व्यंग है। राजा राम मोहन राय, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, विठल भाई पटेल, इन सभी की मूर्तियों के नाकों को मैंने नापा, लेकिन सबकी नाक इस जॉर्ज पंचम की नाक से लंबी निकली। बस यहीं पर इस व्यंग को देखें। सभी हताश हो गए, परंतु मूर्तिकार ने अभी साहस नहीं छोड़ा। उसने कहा, सुना है कि बिहार के सेक्रेटेरिएट के सामने सन 1942 में शहीद होने वाले कुछ बच्चों की मूर्तियां हैं, तो चलते हैं वहां। यदि बच्चों की मूर्तियों की नाक कहीं फिट हो जाएगी तो बात बन जाएगी। बात बड़े अफसरों के पास पहुंची, बड़ी खलबली मच गई। अगर जॉर्ज पंचम की नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब क्या है? कुछ नहीं, यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात होगी। मूर्तिकार ने अभी भी हार नहीं मानी। उसने कमेटी के बैठक में दरवाजे बंद करवाकर अपनी एक नई योजना पेश की। देखिए कैसे घोटाले होते हैं। चूंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काटी जाए, इस पर लगा दी जाए। किसी जिंदा आदमी का नाक काट कर लगा दिया जाए। नाक चुनना मेरा काम है कि हम किसकी नाक को काट करके लगा दें। आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए, परमिशन आप लोग दीजिए। जिसकी नाक बैठेगी उसका नाक कटवा कर इस पर चिपका दूंगा। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाजत दी गई। अखबारों में केवल इतना छपा कि नाक का मामला हल हो गया और जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग गई। बस काम खत्म हो गया। अब आप देखें, सरकार घोषणा करती है कि ये काम हो जाएगा। आप घोषणा को सुने सोचे बस ये तो हो ही जाएगा, तो तक पता लगे कि सरकार के 5 साल बीत गए, कुछ नहीं हुआ, फिर अगले इलेक्शन में वही मुद्दा। कैसे होता है? जॉर्ज पंचम की नाक लाट की नाक लग रही है और नाक लगने की भी तैयारी होने लगी। नाक लगने से पहले पहरेदारों को तैनात किया गया। देखिए, पहले पहरेदारों को तैनात किया गया। आज भी देखिए, अभी विकास दुबे का जो हत्याकांड हुआ था, पहले ही मीडिया को भी रोक दिया गया, भाई मीडिया भी नहीं जा सकती। तो अब सरकारी तंत्र जिनके हाथों में है, पूरा सिस्टम जिनके हाथों में है, वो तो अपने सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे ही। देखिए उस वक्त भी भाई जो व्यंग लेख के आधार पर मैं दे रहा हूं, वर्तमान से भी से आप तौल सकते हैं। नाक लगने से पहले पहरेदारों को तैनात किया गया। कोई न इधर जाएगा न उधर जाएगा, जैसा आज भी होता है। मूर्ति के आसपास का तालाब को सुखा करके साफ कर दिया गया। उसकी रबाब निकाली गई और ताजा पानी फिर उसमें डाला गया, ताकि नाक सूखने नहीं पाए। कहीं नाक सूख गई तो इसमें पानी भी होना चाहिए। आखिर वह दिन आ गया कि जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। अखबारों में खबरें छपी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी, कहीं कोई फीता नहीं काटा गया था, कोई सभा नहीं हुई थी, किसी का कोई अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मान पत्र नहीं दिया गया था, कोई स्वागत समारोह नहीं हुआ और न ही किसी किस्म का कोई चित्र छपा। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वो भी बूथ के लिए। इस पूरी आपको कहानी में कमलेश्वर जॉर्ज पंचम की नाक मतलब प्रतिष्ठा को, इज्जत को आधार बनाकर बहुत व्यंग्य रूप में, अच्छी रूप में, मैं जिसे माने के सफल और स्वस्थ व्यंग्य के रूप में इन्होंने इस कहानी को लिखा है। और इसे आप बारीकी से इसके एक एक लाइन को पढ़ लेंगे, इत्मीनान से समझ में आ जाएगा। बहुत सरल रूप में है और इसके बाद इसके सारे प्रश्नोत्तर को आप हल करेंगे और इससे संबंधित जो कुछ भी आपको प्रश्न पूछना होगा उसे आप लाइव क्लास में पूछ सकते हैं।